आप सभी लोगों का ज्ञान विज़र्ड में वेलकम है। मैं हूं अजमल। पिछले वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़े थे। आज इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस ये दोनों फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना फिजिक्स का पढ़ना और समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वर्स होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी पर एक फिक्स्ड फोर्स या कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू दी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। चलिए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, मीन्स फोर्स की वैल्यू वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इनिशियली ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था, ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होकर के बी पोजीशन पर आ गया। तो वर्क डन होता है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज बी माइनस ए। बी माइनस ए की वैल्यू जो यहाँ पर है ये मेरी डेल्टा एक्स है, मीन्स फोर्स की वैल्यू ये है और डेल्टा एक्स की वैल्यू बी माइनस ये है। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल का मैं एरिया निकाल दूँ तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा जो है वाई एक्सिस पर ये साइड है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये साइड है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा और उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, फोर्स मोस्टली वेरिएबल होता है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है और वो बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करता है तो उसका ग्राफ प्लॉट करने पर इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है और द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर अगर क्वाड्रिलेटरल देखा जाए तो नहीं ये एक रेक्टेंगल बनेगा और नहीं स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये साइड की जो है ये साइड वेरी कर रही है। यहाँ पर हम लोग एरिया जो है डायरेक्ट या कन्वेंशनल फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसकी एरिया निकालने के लिए इस टोटल जो हमारा कर्व है इसको एन नंबर ऑफ द या ए लार्ज नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए शो कर दिया है। यहाँ पर एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, इनिशियल पोजिशन एक्स जीरो इज इक्वल टू ए एंड एक्स एन इज इक्वल टू दी बी है। जब इसको लार्ज नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे तो ये स्ट्रिप्स ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल की तरफ बिहेव करेगी। यहाँ पर देखिए बहुत हद तक ये जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है आ रही है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे इस स्ट्रिप की विड्थ को कम करते हुए जाएंगे ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ द ith स्ट्रिप, दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू दी, दिस इज माई लेंथ एफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम एक्स आई, फाइनल पोजिशन इज एक्स आई माइनस इनिशियल पोजिशन एक्स आई माइनस वन, और एरिया ऑफ द ith स्ट्रिप डेल्टा ए आई इज इक्वल टू द फोर्स एफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन दी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अब हमें अगर टोटल एरिया निकालनी हो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट इज इक्वल टू ए टू द एक्स नॉट इज इक्वल टू बी, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी यहाँ पर हम लोगों ने एन नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स में टोटल एरिया को डिवाइड किया था, हर एक स्ट्रिप की जो है एरिया को ऐड कर देंगे। मीन्स टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल nth स्ट्रिप्स।
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to the n मीन्स ये जो स्ट्रिप है फर्स्ट स्ट्रिप से लेकर के nth स्ट्रिप तक जो भी एरिया होगी उसको हम लोग ऐड कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n। डेल्टा ए आई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर n की वैल्यू जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है वो हम लोग इनफाइनाइट करते जाएं, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाएं मीन्स लार्ज नंबर ऑफ दी जो है स्ट्रिप्स कर दें। तो जैसे जैसे स्ट्रिप्स का नंबर बढ़ते जाएगा स्ट्रिप्स की विड्थ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे स्ट्रिप्स की विड्थ कम होगी ये एक ऑलमोस्ट इसके जो है पैरेलल बन जाएगा और ये फिगर जो है एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो हमारा जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है उतनी ही अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट के बराबर हो जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n fxi into delta x। Sum of the area of the all strips when the number of the strips tends toward the infinite. This is shown by the integration. This sign is of integration. कहाँ से इंटीग्रेशन? स्टार्टिंग पॉइंट A कहाँ तक? एंड पॉइंट B। तो दिस साइन is the integration. It starts from the point A and goes up to the point B. किसका? fx into the delta x, and this is basically known as the integration of the function fx। ऊपर मैंने लिखा इट इज ए इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो कंसीडर ए फंक्शन gx whose derivative mean differentiation in is fx, whose differentiation is fx, that is fx is equal to d upon dx mean differentiations of किसका? gx with respect to x। Here gx is called the indefinite integral of fx। indefinite integral क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई लिमिट नहीं लेंगे। भले यहाँ पर हम लोगों ने शो किया हुआ है a to the b शो किया हुआ है, चलिए मैं इसको अभी मैं हटा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू a to b fx dx। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि इंटीग्रेशन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जा कर के एंड हो रहा, कोई कुछ भी यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है। ये मीन्स ओवर ऑल द फंक्शंस, जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है जहाँ किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो fx इज इक्वल टू dgx अपॉन d upon dx ऑफ gx एंड gx इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx, और इसको डिनोट करते हैं gx इज इक्वल टू इनडेफिनिट इंटीग्रल की साइन ये होती है ऑफ द fx dx। दिस इज नोन एज द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx। अगर यहीं पर हम लोग लिमिट स्पेसिफाई कर दें कि कहाँ से जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा और कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है ये डेफिनिट इंटीग्रल बन जाएगा। इफ आई से द fx वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम a up to the point b, this is known as the lower limit of the integration and this is the b is the upper limit of the integration। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to the b fx dx, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर मैंने कहा fx dx को इंटीग्रेट करेंगे हमें gx मिलेगा gx, और ये मैंने एक लाइन खींचा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, ये एक लाइन खींचा है और इस ये लाइन की लोअर लिमिट a यहाँ पर लिखा और अपर लिमिट b रखा। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन gx एट द अपर लिमिट b gb माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन g एट लोअर लिमिट gb माइनस ga, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन g with upper limit minus value of the function at lower limit। Now this is called definite integral, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टार्ट और एंड पॉइंट, कहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है कहाँ पर एंड करना है वो स्पेसिफाई कर दिया है, इसीलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। आइए इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ बेसिक फंक्शंस के इनडेफिनिट इंटीग्रल्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस। तो अगर f1x और f2x दो फंक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों के सम का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इन दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकाल करके सम कर देंगे। मीन्स
इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम और द डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रेशंस ऑफ द टू फंक्शंस। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट एसोसिएट हो तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए, ये ए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, एफ एक्स डी एक्स वेयर ए इज ए कांस्टेंट। आइए इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे किसी फंक्शन का निकालेंगे, देखिए वहाँ पर डी एक्स हमेशा रहता है। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू 1 हो, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पर हमें 1 डॉट डी एक्स मिलता है, और डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक्स मिलता है। प्लस जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। फिजिक्स में उतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैथ्स में जो है इसको लिखना ज़रूरी है। एक्स प्लस दी सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में हम लोग n से मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पर एक पावर कम कर देते थे। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई के बदले यहाँ पर जो है डिवाइड होगा, लेकिन जो पावर है वो 1 ऐड होगी और उसी पावर से यहाँ पर डिवाइड होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एन डी एक्स इक्वल टू एस की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। Integration of 1 upon x dx is equal to ln x. ln is the natural log. Integration of e, exponential function, x is equal to ex plus dc. Integration of a की power x where a is some constant, a की power x divided upon the log a plus c. Integration of sin x is equal to minus cos x. तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद होगा तो वहाँ पर जब हम लोग कॉस एक्स को जो है इंटीग्रेट करते थे तो साइन मिलता था, और साइन को करने पर तो ये हमारा जो है साइन और कॉस यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो एक दूसरे का उल्टा चलेगा। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx is equal to sec x plus c, and integration of cosec x plus cot x dx is equal to minus cosec x plus c. तो ये थे बेसिक फार्मूलेस, ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों केस में। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ टाइम and is given by v is equal to 5t square plus 2t. Calculate the position of the object from the origin at t is equal to 3 seconds. Assuming that object was at origin at t is equal to 0. हमें यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी v इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t। कैलकुलेट द पोजीशन, में पोजीशन निकालना है। देखिए वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। हमें यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है और हमें x की वैल्यू निकालना है। तो dx इक्वल टू v इंटू डी टी। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। यहाँ पर v की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं 5t स्क्वायर प्लस 2t डी टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ देखिए दो फंक्शंस के सम का इंटीग्रेशन करना है, तो प्रॉपर्टी होती है जब दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन करना होता है तो हम लोग दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करके उसका सम कर देते हैं। मीन्स x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 टाइम्स टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt।
जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट एसोसिएटेड होता है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हो जाएगा 5 टी की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। यहाँ पर t की पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 5/3 टी क्यूब प्लस 2/2 टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5/3 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। Calculate the position of the object from the origin at t is equal to 3 seconds when t is equal to 3 will be equal to 5/3 3 का क्यूब, t की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 1 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 is 9, 9 5 is 45 plus 3 3 is 9. This is equal to 54 meter. So at t is equal to 3, the position of the object is 54 meter from the origin. क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि assuming object was at origin at t is equal to 0. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।